हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेस्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पर। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम करते हैं और ख़ास तौर से अगर वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, राइट, तो उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके थियोरेटिकल बेस पर। ठीक है, मीन्स कुछ थ्योरीज होंगी, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, राइट। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, राइट। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। 14 मार्क्स का आपका बीबीए स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आएगा। जहाँ तक सवाल है सीबीएसई स्टूडेंट का, वहाँ पे 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या कन्वेंशन पर बेस करके। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को डिटेल करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मैंने डिटेल में बनाया है, तो इसे आप एज इट इज़ नोट करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। कुछ एडिशन करने की इसमें खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इतना लिखते हैं तो यूल गेट फुल मार्क्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपका अकाउंटिंग होता है। ठीक है, हर कंट्री में बिजनेस है, ट्रेड है और हर कंट्री में अकाउंटिंग हो रहा है। इंडिया में दो अकाउंटिंग सिस्टम चलते हैं, एक इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और एक वेस्टर्न अकाउंटिंग सिस्टम। जो हम अकाउंटिंग आज की डेट में कर रहे हैं, हम वेस्टर्न अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। चलता आज भी है। ठीक है, अभी भी आप अगर पुराने बिजनेसमैन के पास देखेंगे तो हो सकता है वो पुरानी इंडियन बेसिस पर भी अकाउंटिंग कर रहे हों। लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट है और कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नए रूल्स के हिसाब से ही करते हैं, जो यूनिफॉर्म वर्ल्ड के रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जनरली एक्सेप्ट किए गए उन प्रिंसिपल्स पर बेस करके हमने अकाउंटिंग डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, मीन्स जो अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं वो ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली एक्सेप्ट किए गए हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा है, राइट। दीज प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ टाइम on the basis of experiences of accountants, customs, legal decisions, etc. होता क्या है कि कोई भी चीज़ शुरुआत से परफेक्ट नहीं होती और परफेक्ट तो शायद एंड में भी नहीं होती। आई वुड रादर से कि परफेक्शन एक मिथ होती है, लेकिन क्लोज टू परफेक्शन के लिए हर बार हम कुछ ना कुछ पहले से बेटर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सारे प्रिंसिपल्स एक ही दिन में नहीं बन गए। ठीक है, जो हमारे अकाउंटेंट्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व करा, देखा, एक्सपीरियंस करा, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करा। फिर टाइम टू टाइम लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी चेंज हुए, जैसे अभी आप देख रहे हैं जीएसटी आया। ठीक है, पहले जीएसटी नहीं था, वैट था। तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में या कुछ चेंजेस होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस में या किसी इकोनॉमी में, उसका इफेक्ट अकाउंटिंग पर भी पड़ता है और उन चीज़ों के लिए फिर हमें कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ सकती हैं। तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से जो हमने रिक्वायर्ड समझा, उस हिसाब से हमने जो प्रिंसिपल डिज़ाइन करे, जो सीनियर अकाउंटेंट्स ने या अकाउंटिंग बॉडीज़ ने प्रिंसिपल डिज़ाइन करे, उन प्रिंसिपल्स की आज हम यहाँ बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, लंबा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और पूरा देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको ये लेक्चर 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, राइट। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर दोज बेसिस assumptions अपॉन विच बेसिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। जब भी हम कोई अकाउंटिंग डिसीजन लेंगे या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे? ठीक है, जैसे किसी एसेट को खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में क्या एजम्पशन होगा, कि कुछ सेल और परचेज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या एजम्पशन होगा। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो हम क्या एज्यूम करेंगे, किसको प्रॉफिट मानेंगे?
राइट। ये सारी चीजें जो आगे हम जनरल लेजर और बैलेंस शीट तक करने वाले हैं, वहां पर ये हमारे कंसेप्ट्स काम आएंगे। तो जो भी चीज एज्यूम करके, दिमाग में रख कर, माइंड में रख कर, ठीक है, हम चल रहे हैं, जो हमारा एक अकाउंटिंग बेस तैयार कर रहा है, उसको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कह रहे हैं। ओके। यहाँ पे पूरी लिस्ट है कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस की। कंसेप्ट में हमारे पास 10 मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट्स हैं। कहीं कहीं आपको 8 9 मिलेंगे, कहीं पर 10, एक आध 11, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनका लिस्ट मैंने आपको ऐसा फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है। वन बाय वन कंसेप्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद वन बाय वन कन्वेंशंस की भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है, ये वर्ड हमारा डेफिनेशन में भी आया था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कंसेप्ट। राइट। मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग में हम हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि एक फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और उसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम केवल उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम क्वांटिफाई कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिनकी वैल्यू हम मनी के टर्म्स में लगा पाएंगे। जैसे अच्छे एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन अच्छे एम्प्लॉय को क्वांटिफाई करना इज नॉट पॉसिबल। सेटिस्फाइड कस्टमर को क्वांटिफाई करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। लेकिन हमने परचेज करा तो कितने रुपए का परचेज करा, तो उस मनी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो कितने मनी का परचेज करा, सेल करा कितने मनी का सेल करा, तो उस अमाउंट को हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने जाएंगे। ठीक है, जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। हाँ, एक लिमिटेशन भी है मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कि पहली बात तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है कि मनी, जब हम कहते हैं मनी तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और जब हम कहते हैं करेंसी तो किसी एक देश की बात कर रहे हैं। तो किसी एक देश में कोई पर्टिकुलर करेंसी ही चलती है, और आज की डेट में जो बिजनेस होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यूज लगातार चेंज होती है, जिसको हम अकाउंटिंग में चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। राइट। लेकिन फिर भी जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार कर रहे हैं वो होमोजेनियस रहे। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें चाहिए, तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम मनी को रखते हैं, और मनी के टर्म्स में ही हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग, बिजनेस और सेपरेट एंटिटी। ठीक है, इसके 3 नाम हैं, अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं, बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं, और सेपरेट एंटिटी भी कहते हैं। अगर बेटर बोलूँ तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं। एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो दो चीजें होती हैं साहब, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है बिजनेस। बिजनेस करने वाला और बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है। किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, किसी का इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस है, ठीक है, तो हम उससे कहते हैं ये बिजली जब वाले जा रहे हैं, या ये फर्नीचर वाले जा रहे हैं, या कपड़े के दुकानदार जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति का जिसने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका एग्जिस्टेंस अलग है, और जो बिजनेस है उसका एग्जिस्टेंस अलग है अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से। ठीक है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम बिजनेसमैन को अलग ट्रीट करेंगे और बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे। और अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन भी कर रहा है अपने ही बिजनेस में, ठीक है, जैसे कि कोई हलवाई है वो अपना ही समोसा उठा के खा ले, ठीक है, तो अकाउंटिंग उसे भी रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भैया उसी की दुकान है, उसी का सामान है, वो खा लेता है एक पीस, तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग एक एक यूनिट को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं, बिजनेसमैन को अलग ट्रीट करते हैं। इसीलिए कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में तो वो कैपिटल होती है, और कैपिटल लाइबिलिटी साइड लिखी जाती है। बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन का लगाया हुआ पैसा वापस करे। ठीक है। और उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है एज ए एक्सपेंस। ठीक है। और अगर बिजनेसमैन कुछ भी एक भी रुपए की चीज बिजनेस से निकाल के अपने घर ले जाएगा तो वो ड्राइंग्स ट्रीट की जाएगी। मैंने आपको टर्म्स में पढ़ाया था ड्राइंग्स क्या होती है। ठीक है। और उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ओके। तो हमें ये मान के चलना है अकाउंटिंग करते टाइम कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हम बना रहे हैं वो बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू करके बना रहे हैं। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा
तो जो भी रूल और रेगुलेशंस हम डेवलप कर रहे हैं वो हम बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू करके ही कर रहे हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू कर कर ही हम सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, सारे रूल्स बनाएंगे, बिजनेसमैन की बात नहीं करेंगे या बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में दो वर्ड यूज हुए हैं, गोइंग और कंसर्न, ठीक है। गोइंग मतलब चलते रहना और कंसर्न मतलब बिजनेस, ठीक है। जिस भी चीज के लिए हम कंसर्न है, तो यहां पर हम बिजनेस के लिए कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न का मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज, दुकान, फर्म, फैक्ट्री, कंपनी, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, मैं किसी बढ़िया मार्केट में एक दुकान खोलता हूँ, तो क्या सोच के खोलता हूँ कि एक साल बाद बंद करनी है या जिंदगी भर चलानी है और मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे और 7 पुश्तों तक ये दुकान चलेगी, 7 पीढ़ियां खाएंगी, बिजनेस को हम इतना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के करता है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। अब ये सोचना अकाउंटिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस बात को सोचने का अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहला हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार होंगे उनको हम रिवेन्यू कहते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी कभी होंगे और जिनसे कोई एसेट का क्रिएशन होगा या लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है। इनको अलग करने का मतलब ये है, जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की, और पूरे साल उस बिल्डिंग में मैंने अपना शोरूम खोल के ट्रेड करा। ट्रेड करने के बाद मुझे पता चला कि एक साल में मैंने 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की सेल कर ली है। चलिए 20 लाख रुपए की सेल कर ली है, 20 लाख रुपए की एक साल में सेल करना नए बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की सेल करी, 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, अब मैं 80 लाख रुपए की नुकसान में हूं। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर बिल्डिंग तो, आपका शोरूम जो है वो तो कई साल तक रहेगा, ठीक है। तो शोरूम की कॉस्ट क्यों अपनी सेल में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। बस इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अलग करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करते हैं, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो वहां पे रेवेन्यू कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, कैपिटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट तो हमारी लॉन्ग टर्म में निकल ही जाएगी, ठीक है। इसलिए हम एसेट्स और लायबिलिटीज मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारा मान के चलना है कि दुकान चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, इसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में कि हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है साहब, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक्वायर करेंगे, ठीक है, उसे एक्वायर करने के बाद उसको रेडी पोजीशन में लाने तक के जो खर्चे होते हैं वो एसेट की वैल्यू में ही ऐड होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने किसी एसेट को खरीदा और घर लाके इंस्टॉल करा या बिजनेस में लाके इंस्टॉल करा, ठीक है, तो वो जो एसेट हमें पड़ी, ठीक है, हम उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट वैल्यू उसकी ऊपर जाए या कम भी हो जाए, ठीक है, मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पर मार्केट वैल्यू का मतलब जिस पे वो बिक सकती है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू का बढ़ना और कम होना यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हमें अपने अकाउंट्स में एसेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाना होगा। हालांकि डेप्रिसिएशन हम फिक्स एसेट पे लगाते हैं, वो हमारा अलग एक क्राइटेरिया है, वो हम कंजम्पशन बेस पर लगाते हैं, मार्केट वैल्यू का वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं करते। एग्जाम्पल दिया हुआ, हमने 1.5 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 रुपये उसे इंस्टॉल कराने में हमें लगे, 1,70,000 की मशीन पड़ी तो हमारे बुक्स में वो 1,70,000 की नोट हो जाएगी, और 1,70,000 के हिसाब से ही उस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मेथड कौन सा यूज करते हैं दैट इज एन अदर थिंग, राइट। लेकिन बुक्स में जो रिकॉर्ड रहेगा वो 1,70,000 का ही रहेगा, ठीक है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, ओके। अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट में क्या है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो दो एस्पेक्ट पे ही टिकी है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो हाथ होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एस्पेक्ट को हम टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग की यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट कहते हैं क्रेडिट, ठीक है।
तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम का बेस भी कहते हैं। यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एक अकाउंटिंग डेबिट हो रही होगी, एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ओके, और डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। ऑलराइट, अब क्योंकि डुअल एस्पेक्ट है, उसी एस्पेक्ट की वजह से हमारी एक इक्वेशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं हम एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, जो हमारे टोटल एसेट्स होंगी वो हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होंगी, क्योंकि एसेट्स जो होती हैं वो डेबिट होती हैं और जो लायबिलिटीज और क्रेडिट होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्योंकि हमेशा इक्वल रहता है, इसलिए हमारा बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल चैप्टर में आपको कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, तब ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की। जो अगला प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं और उसे करते ही रहते हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो हमारा चलता ही रहेगा और ऐसे ही हम अकाउंटिंग भी करते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन देयर मस्ट बी एन इंटरवल, देयर मस्ट बी अ टाइम जिस पे हम रुके और देखें कि हमने क्या किया अब तक, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है ये पता तो चले। ठीक है, तो इसी लिहाज से एक पीरियड डिसाइड किया गया जो जनरली डिसाइड किया गया 12 मंथ्स का। ठीक है, 12 महीने में आपको अपने अकाउंट को क्लोज करना ही है, राइट, और देखना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, 12 महीने मतलब 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड कंपलसरी है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, वो इसको शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के टुकड़ों में भी करते हैं। जैसे बैंक हर महीने क्लोजिंग करता है, आपने सुना होगा 31 तारीख का क्लोजिंग है बैंक में। ठीक है, कंपनी हर 3 महीने में अपना क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करती है, क्योंकि इनके ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं। अगर ये पूरे 1 साल तक रुक के ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इस चीज़ को पार्ट्स में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो इनकम टैक्स लॉ ईयरली अकाउंट्स पर ही टैक्सेशन को कंसीडर करता है। हालांकि एडवांस टैक्स का प्रोविजन भी है हमारे यहाँ। और यहाँ पर इनकम टैक्स लॉ जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो 12 मंथ्स हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और इसी को वो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से एक्सेप्ट करता है। हालांकि इंडिया में आप जनवरी से दिसंबर तक भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है, लोग दिवाली पे ही अपने अकाउंट क्लोज करते हैं। दिवाली अगले साल कभी भी आएगी, दिवाली के बाद अकाउंट्स को शुरू करते हैं और दिवाली पर, अगली दिवाली पर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। वो आपका अपना सिस्टम है, लेकिन जब आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो वो अप्रैल टू मार्च तक के अकाउंट पर ही लगेगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप अपने अकाउंट्स को अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करें। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में आप वर्ड पे जाइए कि मैच कर रहे हैं। मैच मतलब किसी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैचिंग प्रिंसिपल में हम कंपेयर करते हैं अपने रेवेन्यू को अपनी कॉस्ट से। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट पता चले एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में कर देते हैं अगले पीरियड के लिए, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऊपर ड्यू हो गए हैं लेकिन हमने किए नहीं हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, ठीक है, तो कॉस्ट पूरे अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट होनी चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड के बाहर की नहीं होनी चाहिए और पहले की नहीं होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू में से उसी अकाउंटिंग पीरियड का कॉस्ट अगर आप माइनस करते हैं तो उस अकाउंटिंग पीरियड, जो अभी आपने प्रिंसिपल पढ़ा था, उस अकाउंटिंग पीरियड का, उस ईयर का आपको प्रॉफिट पता चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर रहे हैं रियलाइजेशन। ठीक है, जब हमने कहा रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट पता चलेगा, तो बात ये आती है कि रेवेन्यू हम कहेंगे किसे? ठीक है, कब हमारा कोई चीज, कोई ट्रांजेक्शन एज अ रेवेन्यू ट्रीट होगा? तो रेवेन्यू तब ट्रीट होता है या सेल्स तब ट्रीट होती है जब वो हमारे यहाँ से डिलीवर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कैश तो मिला नहीं अभी,
सपोज मैंने क्रेडिट सेल करी, उधार बेचा सामान, तो पैसे तो मिले नहीं अभी, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू हुआ? ठीक है, यस वो मेरा रेवेन्यू हुआ, क्योंकि पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। अब फिर बात आ रही है गोइंग कंसर्न की, ठीक है, बिजनेस तो चलता रहेगा, ठीक है, तो पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुआ? जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ और कस्टमर को डिलीवर हो गया गुड्स, उस डेट पर आप उसे रेवेन्यू मानेंगे, ठीक है, उससे पहले उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे। और अगर पैसे नहीं मिले तो आप, ऐसा नहीं है कि उसे रेवेन्यू ना माने, पैसे मिले हो या ना मिले हो, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन उसे रेवेन्यू मान लेंगे, और जिस दिन पैसे मिले उस दिन उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है तो। और कैश पे ट्रांजैक्शन हुआ है तो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन करा 30 मार्च को, ठीक है, और पैसे मिले 5 अप्रैल को, तो वो कौन से ईयर का रेवेन्यू हुआ? वो पिछले ईयर का रेवेन्यू हुआ, अगले ईयर का रेवेन्यू नहीं हुआ। जिस ईयर पैसे मिले उस ईयर का वो रेवेन्यू नहीं है। पैसे मिलना अलग बात है, उस पर्टिकुलर डेट पर एंट्री आपको पास करनी होगी, लेकिन बेचा कब था उस डेट का वो रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं एंट्रीज को पास करेंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे जिनका फैक्चुअल और वेरीफिएबल डेटा हमारे पास होगा, मतलब जिसके सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे। मींस हमारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होने चाहिए जिनको वेरीफाई किया जा सके। जो भी हमारी बुक्स में लिखा है दैट शुड बी ऑथेंटिक इनफ एंड इट कुड बी वेरीफिएबल, अदरवाइज हमारे रिकॉर्ड्स पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है हमारा, इसके बाद कन्वेंशंस की बात करेंगे। एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल क्या है? यहाँ पर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों की बात करते हैं एक्यूरल में, कि जिस दिन कोई चीज अकर होगी, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो रेवेन्यू हो, वो उसी दिन का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उसी अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन माना जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो अकर हुआ है। कैश का मिलना या कैश का पे करना, ठीक है, इट इज इमेटेरियल, ठीक है। आपने कैश पेमेंट करा है या नहीं करा है, या आपको कैश मिला है या नहीं मिला, ये इमेटेरियल है। तो एक्रूड बेसिस पे ट्रांजैक्शन होंगे। एक्रूड मींस एक्यूरल बेसिस पे। अगर कोई चीज ड्यू हो गई है तो वो ड्यू बेसिस पर ही ट्रांजैक्ट होगी। सपोज मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है 1 तारीख को, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सैलरी 10 तारीख को दे पाऊंगा, लेकिन मुझे 1 तारीख को सैलरी की एंट्री करनी होगी, ठीक है, लेकिन पेमेंट तो मैं नहीं कर रहा हूं, तब मैं एंट्री करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी की, लेकिन उस एक्सपेंस को उस डेट पर मुझे रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात कही जाती है एक्यूरल कंसेप्ट में। एग्जाम्पल्स मैंने दिए, आप रीड आउट कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। अब बात करते हैं साहब कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे कस्टम्स हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं जो जनरली हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह यूज होते हैं, और वो आपके सिस्टम में कैरेक्टराइज भी होने चाहिए। तो अकाउंटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, उनको हमने जज करा है, उनको एज अ कन्वेंशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी दैट क्रिएट अ रिलायबल मीन ऑफ कंपेयरिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी अकाउंटिंग अगर अलग है और आपकी अकाउंटिंग अलग है तो उसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि कंपैरिजन हो पाए, इसीलिए हम वहाँ पर कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहेंगे कि हमारी अकाउंटिंग में हो। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल्स हैं जिनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कह रहे हैं। ऑलराइट, नाउ कन्वेंशन में सबसे पहले है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? ठीक है, आपके या आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं पेट में दर्द है, ठीक है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कल क्या खाया था, और फिर आप सोचते हैं कि अगर हम इसे बता देंगे कि मोमो खाए थे हमने या कुछ और खाया था और फास्ट फूड खाया था खूब सारा, तो डांट पड़ेगी, तो हम उससे झूठ बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, बाहर का तो कुछ नहीं खाया था, ठीक है। अब डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम सही नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि हमने उसे सही रीज़न नहीं बताया, हमने उससे बातें छुपाई। और कहा जाता है डॉक्टर वकील को पूरी बात बतानी चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग में भी यही बात कही जाती है कि जो भी चीज़ रिलेवेंट है किसी बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड, तो उसको
भले से वो अकर हुई है या नहीं हुई है या फ्यूचर में अकर होगी, ठीक है, लेकिन आपकी कंसर्न में कोई चीज है तो उसको आप डिस्क्लोज जरूर करिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। उनको हमें डिस्क्लोज करना है, कोई भी चीज छुपा के नहीं रखनी है। तो ये एक कन्वेंशन है। अकाउंटिंग में अगर हम चीजें छुपा के रखेंगे और हमारे छुपाने की वजह से किसी का लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो वो हमारे लिए गलत बात होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर सेज दैट एवरीथिंग विच इज रिलेवेंट यू शुड एक्सप्रेस इट। ओके, एग्जाम्पल इसका बनता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसका हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है और अगर हम केस हार जाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा कोई केस हमारे ऊपर चल रहा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे ताकि जो भी हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है उसको ये बात दिमाग में हो कि इनके ऊपर केस चल रहा है, तो ये अगर हारेंगे तो उसका कंसिक्वेंस इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेथड को बीच में चेंज करते हैं किसी तरह के, तो उसको भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है, ठीक है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपए के, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है, मार्केट वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसको भी आपको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज अ फुट नोट कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है। ताकि अगर कोई इंसान आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सोच समझ के करे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हमें सच बोलना है और पूरी बात बतानी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, ठीक है। मैटेरियलिटी मतलब रिलीवेंसी। ये जो कन्वेंशन है ये पहले वाली कन्वेंशन को लिमिट करने के लिए, जब हमने कहा फुल डिस्क्लोजर, तो कुछ लोगों को लगता है कि पूरी बात बतानी है तो वो पूरी ही बात बताते हैं हर बात में, ठीक है। पूरी बात का मतलब ये नहीं है कि आप हर वो चीज बताओ जिसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो मैटेरियलिटी पिछली वाली कन्वेंशन को, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन को लिमिट करती है, और यहां पर कहा जाता है केवल वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज, ठीक है, जो कि मटेरियल है। आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड मटेरियल, जो कि मटेरियल है और जिसका हमारी डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। इफ द नॉलेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन में अफेक्ट द यूजर डिसीजन, इट इज टर्म्ड एज मटेरियल। अगर किसी चीज का नॉलेज होना आपके डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट डालता है तो उसको हम मटेरियल कहते हैं, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो सकती है उसको आपको डिस्क्लोज करना ही होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज जिसका कोई डिसीजन मेकिंग से मतलब नहीं है, राइट, तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आपने खाने में क्या खाया पढ़ाते पढ़ाते, तो आप कहोगे सर ये क्या, इससे क्या मतलब है, ठीक है, खाने का और पढ़ाई का क्या मतलब है, राइट। तो मैं आपसे एक इमटेरियल बात पूछ रहा हूँ और हो सकता है आप मुझे आंसर करो और हो सकता है आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, राइट। इससे क्या मतलब कि हमने क्या खाया, खाया ना खाया आप क्यों पूछ रहे हैं, राइट। तो आई एम जस्ट प्लॉटिंग एन एग्जाम्पल कि अब मैं इमटेरियल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं आपने पढ़ाई की नहीं करी, तो डेट इज मटेरियल, राइट, ठीक है। तो वही बात है कि मटेरियल और इमटेरियल में हमें फर्क पता होना चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है जिसका इफेक्ट पड़ेगा उसको हमें डिस्क्लोज करना है, सब कुछ नहीं डिस्क्लोज करना, ओके। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसे दो नामों से जाना जाता है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। हम जो इंडियंस हैं वी आर कंजर्वेटिव। हम कौन है? कंजर्वेटिव कहे जाते हैं हम लोग कंजर्वेटिव। एक दो एग्जाम्पल दूंगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो जेंडर जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है लड़के लड़की एक समान, ठीक है। हम सब लोग कहते हैं कि नहीं लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे अपने सोसाइटी में, किसी के यहाँ भी अगर लड़की का जन्म होता है तो आदमी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। जो मॉडर्न जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है, हम लोग हैं शायद नहीं आए, लेकिन अगर पुराने लोगों की बात की जाएगी तो वो ऐसा करते थे। और फौरन लड़की के जन्म के बाद वो पॉलिसीज खरीदते थे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते थे। और सोच क्या होती थी, लड़की की शादी होगी तो दहेज देना होगा। अभी तो बच्चा एक दिन का भी नहीं है साहब, ठीक है, आप दहेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो
मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाना, और बंदे को ये लगता है कि लड़की का जन्म हुआ तो खर्चा हो गया, जबकि ये गलत बात है। अगर आप लड़कियों को भी एजुकेशन दें, पढ़ाएं लिखाएं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं एसेट प्रूव होंगी, और ये बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन जो पुराने समय के हैं, पुरानी सोच रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते थे। वेल, कंजर्वेटिव होना हमेशा गलत नहीं होता, ठीक है। ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल था सोसाइटी का जो मैंने आपको प्लॉट करा, सिर्फ एक मीनिंग समझाने के लिए, ठीक है। बिजनेस में हम थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, इंडियन सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग भी कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है, और इसको समझदारी भी कहते हैं। प्रूडेंस मतलब होता है समझदारी, ठीक है, वाइज, राइट। सपोज बिजनेस में हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में कोई हमें इनकम होने वाली है, ठीक है, राइट। जैसे आपका बर्थडे है, 1 महीने बाद मैं आपसे कहूँ पार्टी दीजिए, तो आप कहेंगे बर्थडे तो 1 महीने बाद है, अभी पार्टी क्यों दें, ठीक है। तो जो खुशियाँ होती हैं, जो इनकम होती है, आपने एक मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, परेश रावल, ठीक है। किडनैपिंग के पैसे कल मिलेंगे, और उधारियों को आज ही बुला लिया, भैया तेरे कितने पैसे, तेरे कितने पैसे, बाद में मिलते नहीं है, फिर बहुत मार पड़ती है उसको, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको वो सीन, ठीक है। तो जब इनकम हो जाए, आपको पैसे मिलने वाले हैं, जब मिल जाए, आपकी जेब में पैसे आ जाएं, तब मानिए कि पैसे आपको मिल गए, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में आपको कोई इनकम होने वाली है, आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, आप बहुत अच्छी बात है, लग जाएगी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो हो ना, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आने वाले टाइम में आपका कोई लॉस होने वाला है या कोई खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए आज से तैयारी करिए, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग में हम जब भी कोई एंटिसिपेटेड इनकम होती है, तो उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं करते। जब वो इनकम हो जाएगी, तब हम पास करेंगे। एंटिसिपेटेड इनकम की बात कर रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक इनकम की बात कर रहा हूँ। सेल्स में उधार सेल करना फ्यूचरिस्टिक इनकम नहीं होती, वो तो आपने सेल करी, वो तो पैसे आपको मिलेंगे, वो डेफिनेट है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसी इनकम जो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, उसको आप इग्नोर करेंगे। लेकिन ऐसा एक्सपेंस जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आप कहते हैं ना, होप फॉर बेटर एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ठीक है। तो आपको बेटर के लिए होप करना है, ठीक है, लेकिन अगर गलत हो गया, अगर एक्सपेंस आपके सर पे आ गया, तो उसके लिए तैयारी करके रखनी है। इसीलिए हम स्टॉक को हमेशा लोअर वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, रिलायजेबल वैल्यू ज़्यादा है, और कॉस्ट वैल्यू कम है, तो कॉस्ट पे करेंगे। और अगर कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा है, रिलायजेबल वैल्यू कम है, तो रिलायजेबल वैल्यू पे करेंगे स्टॉक को वैल्यूएशन, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोविजंस बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट्स के, ठीक है, या फिर डिस्काउंट के प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है, या कंपनसेशन के प्रोविजंस बनाते हैं। तो दिस ऑल कॉल्ड कंजर्वेटिज्म, और अकाउंटिंग में हम ऐसा करके चलते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक है। लास्ट कन्वेंशन है, आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एग्जाम्पल लूंगा क्रिकेट का। एक बैट्समैन आता है, जीरो पे आउट हो जाता है, कभी 100 मार जाता है, कभी बिल्कुल हल्के खेलता है, कभी बहुत तेज खेलता है, राइट। और एक बैट्समैन है जो आता है तो एक पेस के साथ खेलता है, और लगभग 50-60 रन मार के ही जाता है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। राहुल द्रविड़ का एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, उसे मिस्टर कंसिस्टेंट कहा जाता था, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा क्लैरिटी हो। कंसिस्टेंट वो होता है जो रेगुलर एक तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट वो होता है जो कभी तो बहुत ऊपर, कभी तो बिल्कुल नीचे, राइट। अकाउंटिंग में इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग में हम जो भी चीज कर रहे हैं, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, जो हम ईयर आफ्टर ईयर रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई मेथड लेके चल रहे हैं, कोई एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो हमारी अकाउंटिंग में वो ईयर आफ्टर ईयर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर साल हम इसे चेंज करें, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम पहले साल एक मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दूसरे साल दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, और हर बार उसका मेथड चेंज करते हैं। तो जब आप मेथड को हर बार चेंज करेंगे, ठीक है, तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एजम्पशन डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। कंसिस्टेंसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज बदलेंगे नहीं। वक्त और हालात के हिसाब से अगर रिक्वायर्ड होता है किसी चीज को बदलना, तो आप बदलेंगे, लेकिन अननेसेसरली आपको बार बार चेंजेस नहीं करने हैं। एक चीज को आपने चेंज कर लिया, तो फिर उससे फिर कैरी ऑन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो चीज सही है या गलत है, राइट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, ये एजम्पशन दिमाग में लेके चलना है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी।
वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका बीबीए में आएगा, और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आगे बेटर, वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर क्या करना है। आप फिर पूछेंगे सर इसमें क्या करना है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपका माइंड भी क्लैरिटी के साथ डिसाइड ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा कि क्या करना है किसी सिचुएशन में। ओके, वेल थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।